नमस्कार बच्चों। हम हमेशा की तरह फिर से पढ़ रहे हैं आंतरिक परिसज्जा, ग्रह की आंतरिक परिसज्जा, और उसमें हम पढ़ रहे हैं फर्नीचर। तो फर्नीचर अरेंजमेंट अपने घर में करें उससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि फर्नीचर होता क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उसकी हिस्ट्री क्या है। उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि हम अपने घर का अरेंजमेंट और ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा बना सकें। इसके लिए सबसे पहले आप फर्नीचर की डेफिनेशन जान लें कि फर्नीचर होता क्या है। फर्नीचर से तात्पर्य है उस सामान से जो लकड़ी, धातु या अन्य पदार्थों से बना हो तथा सोने, बैठने, कार्य करने, वस्तुएं रखने आदि के काम आता हो, जैसे मेज, कुर्सी, सोफा, तिपाई, मुड्डा, तख्त, चारपाई, पलंग, चौकी, अलमारी, बेंच, बुक रैक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके अलावा फर्नीचर की कई लोगों ने परिभाषा दी है। ऐसी सभी वस्तुओं को जिन्हें हम बैठने, सोने, पढ़ने, लिखने और संग्रह हेतु उपयोग में लाते हैं उसे फर्नीचर कहा जाता है। इसके अलावा विभिन्न शब्दकोशों में फर्नीचर का अर्थ घर के चलायमान उपकरणों से जो सज्जा व उपयोग हेतु घर में अथवा दफ्तरों में प्रयोग लाए जाते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, पलंग, डेस्क, अलमारियां, फर्नीचर कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया कि फर्नीचर होता क्या है या फर्नीचर की परिभाषा क्या है। अब है कि फर्नीचर का क्या महत्व है जिसकी वजह से हमें फर्नीचर चाहिए। सबसे पहला, रहन सहन सुविधाजनक बनाता है। फर्नीचर हमारे दैनिक जीवन को अधिक सुविधाजनक बना देता है। प्रत्येक कक्ष में उससे संबंधित फर्नीचर हमारी क्रियाओं को सहज बना देता है। उदाहरण के लिए, जैसे किचन में अगर सारा किचन से संबंधित फर्नीचर लगा होता है तो वो हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। इसी प्रकार से अतिथि गृह में हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो उसके लिए बैठक में सोफ़ा सेट, कुर्सियाँ पहले से ही हम तैयार रखते हैं। शयन कक्ष में पहले से ही पलंग डालना, बिस्तर बिछाना, सुबह उठना करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे फर्नीचर का ही महत्व है, जिसकी वजह से ये बेसिक सी चीज़ है जो कि हमें हमारे फर्नीचर को महत्वपूर्ण बताती है। फिर है सज्जा की दृष्टि से। आजकल बिना फर्नीचर के हम अपने घर को सजाने का सोच भी नहीं सकते, और फर्नीचर किसी भी स्टाइल में कैसा भी हमारे घर में फर्नीचर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि फर्नीचर के बिना हमारे घर की सजावट अधूरी है। फिर है संग्रहण के लिए। फर्नीचर का प्रयोग घर में विभिन्न सामान को संग्रह करने के लिए भी चाहिए, जैसे अलमारियों में बर्तन, क्रॉकरी, किताबें, कपड़े आदि। इसके अलावा जैसे संदूक, पलंग, दीवान, बॉक्स, जिसके अंदर हम अपने बिस्तर और संग्रह करने हेतु सामग्रियों को रख सकें। फिर है समय व शक्ति की बचत। फर्नीचर हमारी शक्ति व समय की बचत करता है। बार बार पर ज़मीन पर बैठना फिर उठना हमारे शरीर की अधिक ऊर्जा को व्यय करता है। साथ ही इस कार्य को करने में अधिक समय लगता है। इसके लिए अतिरिक्त रसोई घर में अलमारियां विशेष रूप से हमारे कार्य को सरल व कम समय व कम शक्ति को खर्च किए बिना ही हमारे काम को बना देती है। इसके अलावा शयनागार में स्थायी पलंगों की व्यवस्था, नित्य पलंग डालने, बिछाने, उठाने से तो हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, तो हम परमानेंट बेड जो होते हैं वो शयन कक्ष में डाल देते हैं। फिर है स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्दी में ज़मीन पर कुछ बिछा कर जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर पे ठंड का विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ज़मीन पर सोने से छोटे मोटे कीटों की वजह से हमें काटने का या जीव जंतुओं से हानि पहुंचाए जाने का खतरा होता है। और इसके अलावा अगर शारीरिक कोई व्याधि हो, गठिया वगैरह हो, तो भी हम फर्श पे नहीं सो पाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी फर्नीचर अत्यंत आवश्यक है। फिर है कार्य क्षमता को बढ़ाना। हम सबसे पहले वाले पॉइंट में भी कह चुके हैं कि जब फर्नीचर हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता ही है। अध्ययन कक्ष में कुर्सी, मेज का होना, पास में बुक रैक का होना विद्यार्थी की कार्य क्षमता को निश्चित रूप से बढ़ाता है। इसी तरीके से दफ्तर में, इसी तरीके से रसोई घर में उचित और आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था से कम समय में अधिक उत्पादन और अधिक कार्य किया जा सकता है। अब इसके बाद आता है कि हिस्ट्री ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। 15वीं शताब्दी में फर्नीचर के डिज़ाइन के विचार और नमूने प्राचीन ग्रीक, रोमन और इजिप्ट के लोगों की देन है। यद्यपि उस समय बहुत थोड़े जो फर्नीचर हैं वो अब अस्तित्व में हैं, लेकिन पहले भी
प्राचीन समय में भी फर्नीचर हुआ करता था। कांच की टेबल, चेस्ट, स्टूल एट्सेट्रा, मतलब इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। प्राचीन समय के फर्नीचर बहुत पवित्रता लिए हुए होते थे। ये सुंदर लकड़ी, संगमरमर, कांच से के बने हुए होते थे, लोहे के बने हुए होते थे। इन पे नक्काशी, पेंटिंग, चिप्पियों का काम व आंतरिक डिज़ाइन द्वारा किया हुआ होता था और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते थे। इसके अलावा विदेशों में भी फर्नीचर का काफ़ी सारा इतिहास है। 15वीं व 16वीं शताब्दी में इटली, यूरोप व अमेरिका में 3 विशिष्ट शैलियाँ विकसित हुई। ये शैलियाँ थीं रीनेसेंस शैलियाँ। यह शैली इटली में 1400 से 1800 शताब्दी के मध्य विकसित हुई थी, जो क्लासिक फर्नीचर है। ये आकार में बड़े होते हैं, खड़ी रेखाओं का उपयोग किया जाता है और इनके गद्दों के वेलवेट, ब्रोकेड व सोने के दमकते तंतुओं का वस्त्र का उपयोग किया जाता है। अलमारी, कुर्सी, स्टूल, टेबल, पलंग बनाए जाते हैं। इनका रंग सुनहरा, नीला, लाल होता है। यह फर्नीचर औपचारिकता के भाव को प्रदर्शित करता है, जिससे कि प्रतिष्ठा, गंभीरता और शांति का वातावरण दिखाई देता है। दूसरा है बारोक शैली। बारोक शैली इटली में 1550 से 1750 शताब्दी के मध्य में विकसित हुई और ये लगभग रीनेसेंस शैली से ही मिलती जुलती थी। फिर है रोकोको शैली। रोकोको शैली जो है ये फ्रांस में 1517 से 1575 शताब्दी के मध्य विकसित हुई। यह फर्नीचर छोटे, असीमित वाले होते थे, जिनमें खड़ी रेखाओं का उपयोग होता था किंतु कोणों का उपयोग नहीं होता था। यह अखरोट, मोहगनी, रोजवुड लकड़ी के बनाए जाते थे। तो इनका हिस्ट्री जो है फर्नीचर की वो बहुत पुरानी है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर फर्नीचर की कोई हिस्ट्री नहीं थी। हिस्ट्री थी। आप जो सामने पिक्चर देख रहे हैं ये प्राचीन भारत के और मॉडर्न भारत के आज भी फर्नीचर आपको देखने के लिए मिलते हैं। कई युगों से प्राचीन भारतीय साहित्य में फर्नीचर शब्द का संदर्भ मिलता है। फर्नीचर को प्रदर्शित करने वाला सामान्य भारतीय शब्द पाली में सेंसना और संस्कृत में सयांसना था। ठीक है, सेंसना और सयांसना था। ठीक, प्रारंभिक वैदिक काल में हम फर्नीचर के बारे में अगर संदर्भ पाते हैं तो पर्यांका, आसंदी, प्रोस्था, तल्पा, बाह्य, सयाना, उपवासना, उपशास्त्रा आदि शब्द वैदिक भारत में फर्नीचर के बारे में उपयोग में लाए जाते थे। जैसे पर्यांका का मतलब होता था ब्राह्मणों को बैठने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला आसन। यह पत्थर का होता था और उस पर खुदाई किए हुए नमूने बने होते थे। ये नीचा होता था, जिस चौकी पे बैठ के जो ये ब्राह्मण होते थे उनको खाना खिलाया जाता था। आसंदी जो थी एक लंबी कुर्सी के समान फर्नीचर होता था, जो आधुनिक सोफे के समान होता है। अर्थवेद में बताया गया है कि यह 2 फीट का होता था। यह लकड़ी का बना होता था और इसमें रस्सी बुनी जाती थी। प्रोस्था एक वैन्य होती थी। इसकी बैठक ठोस बनावट की होती थी और इसमें हत्थे नहीं होते थे। तल्पा, भाया और सयाना शब्द पलंग या कोच को अभिव्यक्त करते हैं। उपावसना और उपस्त्राता को बैठने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सूत्र से कई प्रकार के फर्नीचर का उल्लेख है। इसके अनुसार आसंदी में 4 पांव होते थे, जो मुंजा घास द्वारा बुनी हुई होती थी। पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में साया को पलंग, खटवा को खटिया, पर्यांका को कांच, आसंदी बैठक को शाही पत्थर, विष्ट्रा को सामान्य बैठक और परपा को पहिएदार कुर्सी, जो कि अल्प योग्य व्यक्तियों होते हैं, का उल्लेख किया जाता है। कहने का मतलब है कि इंडिया के अंदर भी प्राचीन से भी प्राचीन समय वैदिक काल में भी फर्नीचर का इस्तेमाल किया जाता था। जैन और बौद्ध साहित्य में भी फर्नीचर का उल्लेख है। जैन साहित्य में महंगे पलंग, कुशन, गद्दियाँ, कुर्सियों आदि का उल्लेख है। कई प्रकार की कुर्सियाँ जैसे बतख के समान, ईगल के समान, लंबी कुर्सी, ढलवा कुर्सी, महीन कुर्सी, पंख वाली कुर्सी, कछुए वाली कुर्सी, कमल के समान वाली कुर्सी का भी उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप ये देखिए कि इंडियन जो फर्नीचर होता था उस फर्नीचर पे हमेशा कार्विंग की हुई होती थी, कुछ न कुछ नक्काशी
की हुई होती थी। बिना नक्काशी के ये जो फर्नीचर है वो नहीं हुआ करता था। भारत ने अपने नाट्यशास्त्र में विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न विभिन्न कुर्सियां बताई। शाही कोर्ट में भगवान और महाराज के लिए शेर के समान वाली कुर्सी बनाई। गुरुओं और मंत्रियों के लिए बैठ की कुर्सी दी जाती थी। युद्ध के सेनापति और शाही महारानियों को मुंदा सीट दी जाती थी। ब्राह्मण हेतु लकड़ी की कुर्सी या पत्थर की कुर्सी दी जाती थी। इस तरीके से जो फर्नीचर का इतिहास है, इंडियन फर्नीचर का इतिहास है, वो वैदिक काल का से भी पुराना लगता है। कालिदास ने अपने काव्यों में सिंहासन भी बताया है, जिसके अंदर बहुमूल्य पत्थर, सोने चांदी के काम और लकड़ी का काम किया हुआ होता है। भद्रपीठ या भद्रासन भी एक प्रकार की बैठक या फर्नीचर है, जो कि वृत्ताकार या आयताकार होता था। विस्तारा भी एक प्रकार की गौरवशाली बैठक होती थी, जिसमें चौड़ी बैठक होती थी। अजंता की गुफाओं में विस्तारा के दीवारों पर उल्लेख हैं। उसके अलावा मंका एक प्रकार की बेंच है। पेटियों की आवश्यक घरेलू फर्नीचर था और कई स्थानों पर मंजूषा कर्नाटक के रूप में उल्लेख है। जैसे पेटियां, ये इस तरह की जो पेटियां हुआ करती थी उनको कहते थे। इनके अंदर बहुमूल्य वस्त्र, बहुमूल्य चीज़ें जो होती थी वो इसके अंदर रखी जाती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी में फर्नीचर सालों साल, शताब्दियों पुराना फर्नीचर है, जिसका बदल बदल के स्वरूप हमारे सामने आता रहता है। ये वो मंजूषाएं हैं, पेटियां हैं, जिनमें कि स्टोर करने के लिए सामान रखा जाता है। इसके अलावा तो बच्चों, आपने देखा कि फर्नीचर, इंडियन फर्नीचर, विदेशी फर्नीचर क्या होता है, किस तरीके का होता है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि फर्नीचर का क्लासिफिकेशन किन आधारों पर किया जाता है और अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स कई प्रकार के कमरों में आप फर्नीचर का अरेंजमेंट किस प्रकार से करेंगी।